नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम ना सोए, रात थक कर सो गई। राही मासूम रजा का ये शेर, ये पंक्तियां आज लगभग हर दूसरे व्यक्ति पर फिट से बैठ रही हैं। अलग अलग वजहों से रात भर जागने, नींद ना आने की समस्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की माना जा रहा है कि करीब 30% आबादी नींद की समस्या से कहीं ना कहीं पीड़ित है और दुनिया भर में 25% बुजुर्गों को ये समस्या है। लेकिन अब तेजी से युवा और बच्चे भी नींद ना आने की समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। अपने देश भारत की अगर बात की जाए तो ये माना जाता है कि करीब 20% यानी 26 करोड़ से ज्यादा लोग नींद की समस्या के शिकार हैं। अब 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 35 वर्ष तक के युवा भी इस समस्या से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के तनाव और ब्लू स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं। युवा नौकरी या बिजनेस संबंधों में तनाव या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के चलते नींद की कमी से जूझ रहे हैं। पूरी नींद नहीं ले पाने के कारण सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। हर रोज माना यह जाता है कि 5 में से 1 कार दुर्घटना या कहीं सड़क दुर्घटना नींद पूरी ना होने के कारण होती है। पूरे दिन सुस्ती, आलस महसूस होता रहता है, कामकाज पर भी असर पड़ता है। नींद की कमी से हार्ट से जुड़े रोग, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी कई लोग आज भी नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो आज हम करेंगे नींद से जुड़े डिसऑर्डर्स पर बातचीत और जानेंगे कि अच्छी नींद क्यों जरूरी है और कैसे अच्छी नींद सोया जाए और इसके लिए क्या उपाय होंगे कारगर। आज करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, चेयरमैन PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खिलनानी, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर मीरा केशवलाल भूजानी भी जुड़ी हुई है जो कि हेड ऑफ स्लीप डायग्नोस्टिक है, थेरेप्यूटिक एंड रिसर्च सेंटर एंड एडिशनल प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीरा। और साथ ही मेरे साथ होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर रोजा वाराणसी जुड़ी हुई है, रिसर्च ऑफिसर है होम्योपैथी, साइंटिस्ट 3, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोजा। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर खिलनानी आपके साथ। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगी, नींद जब बात होती है, अच्छी नींद क्या होती है? अच्छी नींद, एक प्रॉपर नींद, और ये क्यों ज़रूरी है? प्रीति, ये जो नींद है ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। एनिमल, जानवर नींद बहुत ज़रूर, वो भी सोते हैं। अब नींद हम अपना जीवन काल का 1/3 हिस्सा सोने में बिता देते हैं। ये कोई वेस्ट नहीं होता। नींद में एक रिजुविनेशन होता है। आपने देखा होगा कि कोई सुबह ग्रॉगी दिखता है, ठीक से मूड उसका ख़राब है, तो वो कहता है कि यार रात को सोया नहीं मैं, बिल्कुल जो है ना। ये नींद सिर्फ कई तरह से हमें रिजुविनेट करती है। एक तो हमारे मन को, दिमाग को, मेटाबॉलिज्म को, मसल्स को, एंडोक्राइंस को और इम्यूनिटी को, इन सब के रिजुविनेशन के लिए नींद अति आवश्यक है। पूरी रात को हमारा दिमाग जो है ना, नींद के दौरान शांत नहीं होता, वो चलता रहता है। और अगर हम नींद नहीं करेंगे, अगर आपको नींद इनसफिशिएंट होती है या इनकम्प्लीट होती है या किसी तरह से भी उसमें त्रुटि आ जाती है, उसकी हम बात करेंगे, तो आदमी को न सिर्फ कि वो ग्रॉगी फील करता है सुबह, या फिर दिन में उसके जो काम करने की क्षमता होती है दिमागी या शारीरिक, वो कम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा इवन जो बीमारियां होती हैं, जो जिसकी हम बात करेंगे आगे, जैसे आपने बताया ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या ब्रेन की बीमारियां, स्ट्रोक्स वगैरह, ये सब भी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको संक्षिप्त में बोलूँ तो नींद हमारे के लिए अति आवश्यक है। और इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं कि आज 30 से 40% लोग पूरी दुनिया में नींद की प्रॉब्लम की वजह से ग्रसित हैं, और इसका इलाज संभव है और इसका समाधान भी संभव है। तो क्या इलाज और समाधान है और कैसे पहचाने कि क्या आप भी किसी नींद से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, इस पर भी होगी बातचीत। डॉक्टर मीरा, मैं थोड़ा सा चाहूँगी, आप जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है स्लीप को लेकर, नींद को लेकर, क्योंकि आयुर्वेद त्रिदोष से जोड़ता है कहीं ना कहीं हर समस्या को, तो आयुर्वेद क्या कहता है नींद के बारे में?
जैसे आपने अभी बताया कि नींद बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हर प्राणी सोता है, तो आयुर्वेद इसको एक उपस्तंभ मानता है, जीवन का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पिलर है ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और ये हर इंसान को अलग अलग घंटे नींद चाहिए। तो आयुर्वेद इसके लिए जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखता है कि हर व्यक्ति का पहले तो डायग्नोसिस करे प्रॉपरली कि उसका नींद कितने घंटे का उसको चाहिए। मतलब 6 से 8 घंटे अगर हम नॉर्मल स्लीप आवर्स मानते हैं तो किसी को 6 चाहिए, किसी को 6.5, किसी को 8। तो ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच लिया जाता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा हमारा जो संस्थान है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसमें हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप है जिसको लेवल 4 स्लीप लैब कहते हैं, स्लीप डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक एंड रिसर्च सेंटर वी कॉल इट। तो वहाँ पर वीडियो पॉलीसोमनोग्राफी की जाती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि नींद के दौरान हम पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं होते हैं, हमारे ब्रेन वेव्स है तो वो काम करते हैं, मसल्स भी काम करते हैं, हार्ट भी काम करता है, इवन आई मूवमेंट होती है। तो ये सारा उस वीडियो पॉलीसोमनोग्राफी से रिकॉर्ड किया जाता है। आप ईईजी ब्रेन वेव्स, फिर ईएमजी जो मसल्स वगैरह है उसकी मूवमेंट्स कितना, आज एक वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी एक डिसीज़ है रिलेटेड टू स्लीप, तो वो भी आपका मसल्स कितना मूवमेंट कर रहा है, आंखें, आपका हार्ट फंक्शन क्या हो रहा है, ये सब उस पॉलीसोमनोग्राफी से हम पहले डायग्नोज करते हैं। फिर आयुर्वेदिक तरीके से उसको कस्टमाइज्ड वे में थेराप्यूटिक एडवाइसेस देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और उस पर बहुत सारे रिसर्च वर्क भी वहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर रोजा, मैं होम्योपैथी का नज़रिया आपसे समझूंगी, आप लोग कैसे देखते हैं नींद और नींद से जुड़े विकारों को? देखो, होम्योपैथी एक होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें एक व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। वो ये नहीं देखती कि मरीज़ डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, लेकिन एज ए होल मरीज़ को देखा जाता है। और हमारे सिस्टम में जो समयति या सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर जो प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे हम दवाइयाँ देते हैं। जब प्रूविंग हम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ड्रग प्रूविंग, उस ड्रग प्रूविंग के दौरान एक दवाई जो तैयार होता है होम्योपैथी की पद्धति से, जब उस एक अच्छे व्यक्ति को देते हैं, उसका जो भी लक्षण आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो व्यक्ति आता है हमारे पास, बोलता है कि मेरा नींद नहीं आता, मुझे नींद नहीं आता, अब वो लक्षण और इस लक्षण को हम मैच करते हैं, फिर दवाइयाँ देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम खाते हैं पीते हैं, वैसे नींद भी हमारी रूटीन का हिस्सा है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। इट इज़ ए रूटीन पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और ये भी कहा जाता है, नींद जब हम अच्छी तरह से करते हैं, उससे हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, मेटाबॉलिक, आपका हार्मोनल बैलेंस, सब कुछ बैलेंस करता है और बॉडी का रिपेयर करता है रात को। तो एक सिस्टमैटिक बैलेंस्ड लाइफ के लिए नींद की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खिलानी, मैं समझना चाहूँगी कि आप लोग कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग घंटे हैं नींद के, तो ये कैसे जाने कि हमको कितने घंटे की नींद ज़रूरी है? और नींद से जुड़े जिन डिसऑर्डर्स के, विकारों की हम बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे कॉमन टाइप्स हैं इन विकारों के? देखिए, एवरेज की बात करें, जो एडल्ट्स बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सोते हैं। जो एवरेज एडल्ट की रिक्वायरमेंट 6 से 8 घंटे की होती है, किसी किसी की उससे कम में भी काम चल जाता है। बहुत राजनीतिक लोग होते हैं 5 घंटे सो के भी काम चला लेते हैं, लेकिन रिजुविनेशन के लिए 6 से 8 घंटे ज़रूरी होते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारी नींद को अफेक्ट करते हैं। सबसे कॉमन जो होता है वो होता है इंसोम्निया, इनसफिशिएंट स्लीप। अब वो 2 तरीके होते हैं, या तो आप सोते नहीं हो अपने वजह से, कोई कारणों से, या फिर आपको कोई सोमेटिक तकलीफ़ है, जैसे कोई दर्द है, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को कोई हार्ट की तकलीफ़ है, सांस फूलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका वैसे शरीर अच्छा है तो जो नींद होती है, या तो
आपको नींद आती नहीं है, आने में बहुत समय लगता है, या फिर बीच में खुल जाती है, या तीसरा होता है कि आप सोना चाहते हैं 8 घंटे 6 घंटे, लेकिन 4 घंटे बाद नींद खुल जाती है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी आती नहीं है। ये तो हो गई एक बात। दूसरा ये कि एक आदमी 8 घंटे सो भी लेता है, उसके बाद भी वो उठता है तो उसको लगता है कि उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं, वो ग्रॉगी होता है, उसको चाय चाहिए होती है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है 1 कप और पिला दो, तो फिर उसको नौकरी पे जाना होता है तो ज़बरदस्ती उठ के जाना पड़ता है उसको, और दिन में भी उसको फटीग रहता है। इसका मुख्य कारण होता है कि एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब पुराने ज़माने में जो लोग खराटे मारते थे उनको हम सोचते थे कि बड़ी अच्छी घोड़े बेच के नींद सो रहा है, इसकी नींद बहुत ही गहरी है, वो सच है। लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होती है? ये होता है कि आवाज़ जब आपको करनी हो तो आपको नैरो करना पड़ेगा, किसी बोतल से भी आवाज़ करनी है तो उसको नैरो करनी पड़ेगी, सीटी बजानी है तो होंठों को नैरो करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम रात को, जिसको स्लीप एपनिया होती है और जो खराटे मारते हैं, उनका रात को मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। अक्सर ये जो बहुत लोग मोटे होते हैं उसमें होता है, तो उसमें होता है कि उनकी सांस का जो प्रवाह होता है, जो हवा अंदर जाती है वो कम होती जाती है, उसकी रेट कम हो जाती है, और उसको हम कहते हैं कि हाइपो एपनिया और एपनिया। एपनिया कहते हैं जब सांस का प्रवाह बिल्कुल बंद हो जाता है 10 सेकंड के लिए, और हाइपो एपनिया कहते हैं कि जबकि सांस की गति 80-90% कम हो जाती है। इसका मतलब कि अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है। अब अल्टीमेटली ये होता है कि जैसे आपके कोई मुंह बंद कर दे तो चोकिंग हो जाएगी, उसी तरह से होता है कि आपका यहाँ पर बंद हुई हवा का जाना तो आपको चोकिंग हुई, तो इसको जो बेड पार्टनर होता है वो नोटिस करता है कि अरे इसकी तो सांस बंद हो गई। और जब सांस जब बंद होती है तो आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे नींद खुल जाती है, उसको अराउजल कहते हैं। अब क्योंकि ये हर घंटे कई बार होता है, 50 बार भी होता है, 60 बार भी होता है, उस वजह से आदमी तो 8 घंटे सो लिया, लेकिन उसकी नींद क्योंकि बार बार टूट रही थी, जिसको अराउजल कहते हैं, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती। उस वजह से वो सुबह उठता है तो ग्रॉगी होता है, और जो इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जिसको कहते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसमें जो बहुत लोग मोटे होते हैं। आपने कुंभकर्ण का नाम सुना होगा, 6 महीने सोते थे, 6 महीने जगते थे, वो इसका एक प्रोटोटाइप है कि आदमी बहुत मोटा होता है, उसकी नींद के दौरान जो सांस होती है वो स्लो हो जाती है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो खूब सोते हैं 8, 9, 10 घंटे। लेकिन उनको साथ में 90% लोगों को वो ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, तो ऑक्सीजन उनकी कम हो जाती है, नींद उनकी पूरी नहीं होती है। उसके अलावा कई तरह की सेंट्रल स्लीप एपनिया और पैरासोमनिया होती हैं, उसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो लंबी हो जाएगी। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से अब जो इनसफिशिएंट स्लीप होती है, जो आजकल जो जैसे आपने जिक्र किया कि यंग लोगों में होती है कि वो सोते नहीं हैं, सोना नहीं चाहते, मतलब वो 10-11 बजे टीवी देखना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू करेंगे, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा। ये ईश्वर ने जो नींद दी है वो उसका एक समय होता है। अब पुराने ज़माने की बात करें, जब बिजली नहीं थी तो लालटेन बंद हो जाती थी तो सबको सोना पड़ता था। तो ये जब अंधेरा होता है तो हमारे शरीर में एक मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, वो नींद को स्टिमुलेट करता है। और अब जब हम टीवी और स्क्रीन और ये लैपटॉप देखते हैं तो वो हार्मोनल का डिसबैलेंस की वजह से, और आदमी क्योंकि नींद को अपनी फाइट करता है, तो वो 2 बजे सोते हैं और रात को दिन में 10 बजे उठते हैं। तो जो नींद 10 से 6 की या 11 से 6 की या होती है, एज़ कम्पेयर टू द नींद जो सुबह 3 से रात को 10 बजे तक होती है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है। ये एक सर्केडियम रिदम डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर से मोटा कॉमनेस्ट इंसोम्निया, सेकंड इज स्लीप एपनिया, थर्ड इज ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, हाइपो एपनिया, और दूसरा सर्केडियन रिदम, ये सब कॉमन होता है। ठीक है डॉक्टर मीरा, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर खिलनानी ने भी किया है कि जो 10 से 6 की नींद है
उसका मुकाबला किसी और समय की नींद से आप नहीं कर सकते। कई लोग, क्योंकि आजकल ज़िंदगी इतनी भागदौड़ भरी है और शिफ्ट्स में भी कई लोग काम करते हैं। अभी यूथ का जिक्र जिस तरह से किया कि देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आयुर्वेद क्या कहता है? क्योंकि एक निश्चित दिनचर्या की बात कही जाती है आयुर्वेद में, तो आप आयुर्वेद के नज़रिए से हमें समझाएं कि कितना, किस समय सोना, आयुर्वेद इसके बारे में नियमों को लेकर क्या कहता है? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने हमारे सामने रखा है। आयुर्वेद दिनचर्या के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर देता है, और वो जो दिनचर्या है वो इस तरह प्लान की गई है कि जैसे सर्काडियन रिदम चलता है, जैसे बाहर एक सूरज है, चंद्रमा है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, वैसे ही शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस क्लॉक को बाहर की क्लॉक के साथ मैच होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन से चलना चाहिए। जब वो हम बिगाड़ देते हैं तो उसको वापस लाने का तरीका है हमारी दिनचर्या। तो दिनचर्या में आयुर्वेद ने कब उठना, कब सोना, कब खाना और क्या क्या दिन भर में करना, किससे नींद अच्छी आएगी, नींद आने के वक्त का जो स्लीप हाइजीन का आज का जो एक कंसेप्ट है वो भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो जो शिफ्ट वर्कर्स है आजकल के, जो फॉरेन जो कंपनीज़ है उसमें काम करते हैं और उस वहाँ के टाइम के हिसाब से रात को काम करते हैं, दिन में वो सो जाते हैं। हालांकि 6 से 8 घंटे वो सो तो जाते हैं, लेकिन वो एक गलत समय पे सोने के कारण उनको ना स्लीप का एक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ना ही स्लीप के जो नॉर्मल फ़ायदे हैं, जैसे कि रेजुविनेशन हो जाना, स्ट्रेस कम हो जाना, एंग्जाइटी चला जाना, या अपने जो न्यूरॉन्स है वो सारे रीजनरेट हो जाना, वो फ़ायदे उनको मिलते नहीं। तो ख़ास करके जो स्लीप ये शिफ्ट वर्कर्स हैं या जेट लैग वाले हैं, उनके लिए भी आयुर्वेद में एक बहुत ही सचोट सा एक इंडिकेशन चिकित्सा के लिए कहा गया है। रादर चिकित्सा नहीं पर एक एडवाइस है कि ऐसे लोगों को, हालांकि जो इनएविटेबल हो गया है आजकल जागना, कभी कभी लोग जानबूझ के भी जागते हैं जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन जो नौकरी करते हैं, शिफ्ट में है, नर्सेज है, तो इनको जागना ज़रूरी हो गया। उनको दिन में कैसे सोना चाहिए, तो उनको आजकल जो प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ स्लीप एक ओपीडी चलती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं शिफ्ट वर्कर्स वाले, जिनका हमने सर्वे करके देखा, तो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, जैसे ही घर पहुँचेंगे आफ्टर मॉर्निंग में, तो पहले अच्छे से नाश्ता कर लेंगे, खा पी लेंगे और फिर वो सो जाते हैं। और वो उतना ही सोते हैं, मतलब 6 से 8 घंटा जो कहा है उतना वो सोते हैं, दिन के वक्त सोते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि कभी कभी जब ऐसा करना पड़े, वैसे नहीं करना चाहिए, जब करना पड़े तो कैसे करना चाहिए, आपको खाली पेट सोना चाहिए और रात की जो नींद है उससे आधी नींद लें। तो वो रात की दिन की आधी नींद वो रात की पूरी नींद के बराबर हो जाती है, मतलब आप उतने फ्रेश हो जाते हैं। और उस पर हमारा काम भी, रिसर्च वर्क भी, संशोधन भी चल रहा है। तो इस तरह से शिफ्ट वर्कर्स के लिए एक एडवाइस हो सकती है। बाकी जो इंसोम्निया वगैरह है, अनिद्रा है जिनको, उसके लिए हमारे पास शिरोधारा है, मतलब वो धारा करते हैं सर के ऊपर, पंचकर्मा प्रोसीजर्स है। डॉक्टर मीरा, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या उपाय हैं जो आयुर्वेद के अपनाए जा सकते हैं, जो लोग भी नींद से जुड़े विकारों से जूझ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर रोजा, कुछ अगर हम रिसर्चर्स की बात करें तो तस्वीरें और ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं। जब पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आप रिसर्च को लेकर भी बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इसमें की गई है, तो ज़रा आप हमें बताएं क्या बड़ी बातें उसमें निकल के आई हैं। देखो, होम्योपैथी में रिसर्च हुई है, भारत देश में भी हुआ, विदेश में भी हुआ है। ये पाया गया है कि होम्योपैथी दवाइयाँ जब हम देते हैं मरीजों को, कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि जब हम दवाई देते हैं उनको, उनके लक्षणों के ऊपर आधारित, ये नहीं कि नींद के लिए ये एक्स में दवाई हैं, जैसे साइकोटिक्स देते हैं, एलोपैथी में क्या देते हैं, साइकोटिक्स, लेकिन होम्योपैथी अगर देखा जाए तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरह है। तो एक व्यक्ति आता है और बोलता है मेरे ये लक्षण है, किसी को तनाव की वजह से नींद नहीं आती, किसी को अल्कोहल पिया है, किसी ने बैड हैबिट्स हैं जिसके, और काम ज़्यादा करते हैं, उसके अलग लक्षण होते हैं। तो इन सब लक्षणों के ऊपर जब हम दवाई देते हैं, ये पाया गया कि उनका जो गुणवत्ता, नींद का जो गुणवत्ता और मात्रा
अधिकतर अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात ये भी पाया गया है कि फॉरेन कंट्री में एक शोध हुआ था जिसमें वहाँ पर जनरल फिजिशियन बोला जाता है। कुछ जनरल फिजिशियन होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मिक्सोपैथी भी करते हैं और कुछ एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। जब इन तीनों ग्रुप को कंपेयर किया गया, ये पाया गया कि जो होम्योपैथी ग्रुप में है, जब होम्योपैथी दवाई दी गई उनका 1/3 ऑफ द साइकोटिक ड्रग्स कम हो गया। आज के डेट में साइकोटिक ड्रग्स और हैबिट फॉर्मिंग, इस सर भी मानेंगे कि दिस आर हैबिट फॉर्मिंग, लेकिन होम्योपैथिक ड्रग्स आर सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और हम उसको हैबिट फॉर्मिंग से बचा सकते हैं मरीजों को। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि आजकल हम ये सोचते हैं कि हाँ नींद के लिए दवाई खा रहे हैं, कोई और डॉक्टर बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए दवाई खाओ, कोई बोलते हैं हाइपरटेंशन के लिए दवाई खाओ, लेकिन हमें चाहिए मल्टी मॉडल अप्रोच कि उसका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो, उसका काउंसलिंग भी ज़रूरी है, उसका नींद के लिए उसको खुद को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएगा, भले जाएगा, विशेषज्ञों के पास जाएगा, लेकिन उसको अच्छे से खुद को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा और कुछ रूल्स वो अपने हिसाब से फॉलो करना चाहिए। मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, योगा करे, साथ में दवाइयाँ खाए और अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाए, जिससे क्या होगा, आपका बॉडी हील होना शुरू होगा। ठीक है, बस अब हम अगले उसमें आएंगे कि कैसे क्या उपाय किए जा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर खिलानी। व्यक्ति ये समझ सकता है कि मुझे ही नींद से जुड़ी समस्या क्यों, क्या बड़ी वजहें होती हैं जो लोगों को नींद से जुड़े डिसऑर्डर्स हो जाते हैं? नहीं देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम बात करें इंसोम्निया की। इंसोम्निया के कारण जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिप्रेशन। जिसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है उसको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। सोमेटिक डिसऑर्डर्स कह लें कि जिसको दर्द होता है या रात को पेट में दर्द होता है या किडनी की प्रॉब्लम है, या उसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन तीसरा मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है उसके इंसिडेंस की बात करें तो 14% मेल्स में और 5% फीमेल्स में, एडल्ट फीमेल्स में ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये रिकग्नाइज नहीं है, मतलब इतने लोगों को हम रिकग्नाइज नहीं करते। जब हम रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि इतने % लोगों को ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिकग्नाइज कैसे करें। इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम तो मैंने बताया कि लाउड डिसरप्टिव स्नोरिंग होती है। जैसे जो बेड पार्टनर या वाइफ जिसको कह लो या हस्बैंड, वो इतना हो जाता है कि वो अल्टीमेटली वो अलग अलग कमरे में सोते हैं कि भाई हम नहीं सो सकते। दूसरा होता है कि जो विटनेस चोकिंग जिसकी मैंने बात करी, कि जो बेड पार्टनर ये नोटिस करता है कि इरेगुलर हो गई उनकी ब्रीदिंग और उसको अल्टीमेटली चोकिंग हो जाती है और उसके बाद ऐसे करके हुंकार मार के जैसे ना सांस लेता है बार बार। और कई बार चोकिंग इतनी हो जाती है कि मरीज़ उठ के बैठ जाता है कि मेरे से सांस नहीं ली जाती। सुबह उठ को लगता है कि वो ग्रॉगी है। और जैसे मैंने बताया कि बार बार रात में मुंह सूखना और बाद में पानी पीना, ये एक सिम्टम है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है वो ये होता है कि दिन में उसको फटीग रहता है, कमज़ोरी रहती है, वीकनेस सी रहती है, उसको काम करने में जी नहीं लगता। ऑफिस में बैठे बैठे कैशियर नोट गिनते गिनते उसको नींद सी आने लगती है। मीटिंग में इम्पॉर्टेंट कोई बात चल रही है, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते सो गए। या कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो कहते हैं मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं जहाँ जब मर्जी आती है सो जाता हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं बैठे बैठे सो जाता हूँ। लेकिन मैंने जब उसको असेस किया तो उसको सिवियर स्लीप एपनिया है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं, वो भी उसके साथ कॉमन होती है। अब जो स्लीप डेप्रिवेशन होता है ना, जैसे एक रिसर्च हुई थी कि 28 घंटे आदमी जब को स्लीप डिप्राइव कर दें उसको, और एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल, जो शराब पीने के बाद जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, उसकी जो मेंटल क्षमता होती है वो बराबर होती है। इतना उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये फटीग हो जाना, कमज़ोरी रहना और सुबह उठ के अच्छा नहीं लगना, स्नोरिंग, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हाँ, और एक्सीडेंट, हाँ सॉरी, अच्छा प्रीति आपने याद दिलाया। अमेरिका में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट आर स्लीप एपनिया।
अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे इंडिया में ड्राइवरों को बेचारों को कई बार 16-16, 18-18 घंटे गाड़ी चलवाते हैं, लेकिन अमेरिका में इसलिए भी होता है कि वहाँ रोड्स में ट्रैफिक नहीं होता, एकदम क्रूज़ पे गाड़ी डाल देते हैं तो नींद आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन एक्सीडेंट्स का ये बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कहने का मतलब। और दूसरा अब ये है तो शॉर्ट टर्म, लेकिन दूसरा जो मेन जो डायग्नोसिस होता है स्लीप एपनिया का, क्योंकि अब हम डॉक्टर सारे अवेयरनेस हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, एक दवाई दी कंट्रोल नहीं हो रहा, 2 दवाई दी कंट्रोल नहीं हो रहा, 3rd दवाई है, जिसको 2 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है ब्लड प्रेशर को, उसको रिकमेंडेशन है कि उसकी स्लीप असेस करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स वो कॉमन होते हैं, डायबिटीज़ ख़राब हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जब जैसे एडवांसिंग हमारी एज हो रही है तो डिमेंशिया, जिसको कॉग्निटिव डिसफंक्शन कहते हैं, और डिमेंशिया एक बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका में जहाँ एज बढ़ रही है। इंडिया की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 72 साल हो गई है, तो डिमेंशिया भी का इंसिडेंस भी ज़्यादा होता है अगर आपको स्लीप एपनिया है तो ये इतने सारे कारण हैं इसमें कि हमें जो स्लीप एपनिया को डायग्नोस करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, जब आपने आयुर्वेद के उपचार की बात की है डॉक्टर मीरा, कितना काम करता है, क्योंकि होम्योपैथी को लेकर रिसर्च में तो कई बातें सामने आई, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं कितना कारगर है नींद से जुड़े विकारों को दूर करने में आयुर्वेद? आयुर्वेद में भी इस मसले को लेके बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ है और हमारे संस्थान में हो भी रहा है। तो इसमें भी पाया गया है कि जैसे अभी एक रिसर्च वर्क हुआ था जिसमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है, कार्डियक फंक्शन है, वो भी नींद के कारण कितना ख़राब होता है उसके ऊपर हमने एक सर्वे किया। और फिर जो नींद रिलेटेड कुछ दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, वो दिया और उसका नींद पर तो प्रभाव देखा ही, लेकिन उसका वो जो उसका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी था, उसका कार्डियक फंक्शन था, उस पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ तो है ही, जैसे मैं शिरोधारा की बात कर रही थी, या पैरों में मसाज के ऊपर अभी एक काम चल रहा है, सिर्फ पैरों पे अभ्यंग बोलते हैं हम उसको, तो ऑयल मसाज करने से, सर पे ऑयल मसाज करने से या फुट मसाज करने से भी बॉडी के अंदर वो जो दूसरे उस तरह के हार्मोन्स है जो स्लीप इंड्यूस करते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा है, उसका लैटिन नाम ही विधानिया सोमनीफेरा है, तो सोमनोलेंस जो लाता है वो सोमनीफेरा है। और अश्वगंधा पे न सिर्फ भारत में परंतु ये विदेशों में भी बहुत ज़्यादा जागृति आई है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और कुछ तो हमारे संस्थान के MOU से अश्वगंधा पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काम हुआ है और नींद पे उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। शंखपुष्पी है, इसके अलावा जटामांसी है, और ब्राह्मी है, पिपली मूल है, इन सब पे काम हो रहा है। योग निद्रा है, कुछ योगासन है, प्राणायाम है, उसके भी अभी जैसे सर बात कर रहे थे स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो उसमें कुछ प्राणायाम से भी हम थोड़ा बहुत, बिकॉज वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है, तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, उज्जाई, भ्रामरी, जिसमें गले के ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने का ये बहुत लंबे अभ्यास से होता है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास जब किया जाता है तो ये स्लीप एपनिया उस पे भी अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। और इसके अलावा नस्य एक हमारी ट्रीटमेंट है जिसमें नाक के अंदर तेल या घी डाला जाता है और उससे भी वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर होता है और अल्टीमेटली अच्छी नींद आती है, अपनिया थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। थोड़ा सा क्योंकि हमने अभी इतना ही वर्क किया है, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ करके देखें तो हो सकता है कि हम CPAP से भी पेशेंट को बाहर लाए हैं बहुत बार। ठीक है, अब हम कुछ सवालों को शामिल करेंगे। मैं चाहूँगी डॉक्टर रोजा आप इस सवाल का जवाब दें। ये रामचरण महतो ने पूछा है, झारखंड से उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है। ये कह रहे हैं कि मैं करीब 20 साल से एक दवा खा रहा हूँ और वो खाकर ही मुझे नींद आती है। कई बार कोशिश करने के बावजूद ये दवा छोड़ नहीं पाया, डॉक्टरों से भी इलाज कराया लेकिन दवा छोड़ने में सफलता नहीं मिली है।
कृपया कोई उपाय बताएं। इन्होंने जो दवा बताई है वो ट्राइकोडैक फॉर योधा करके एक दवा है जो ये इतने सालों से खा रहे हैं। देखो, जो भी दवाई खा रहे हैं 20 साल से खा रहे हैं करीब, राइट प्रीति जी? तो जो 20 साल से खा रहे हैं उसको इतना आसानी से एक दिन से छोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज दे आर ऑल हैबिट फॉर्मिंग। तो उसको इस फोरम में ये तो बता नहीं जा सकते उसको कैसे क्या करें, लेकिन मैं यही एक फीडबैक दे सकती हूँ कि आप कोई भी विशेषज्ञ के पास जाएं, उसको अच्छे से उसका केस टेकिंग होने के बाद जो भी दवाइयाँ उनको खाना चाहिए उनके सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से वो उनको शुरू करें। साथ ही साथ ये कोशिश किया जाए उनका काउंसलिंग हो, हैबिट्स चेंज करें अपना। पहले उनके बारे में अच्छे जानने की ज़रूरत है, किस वजह से हो रहा है, उनकी और कुछ बीमारियां हैं, स्ट्रेस फैक्टर है कि नहीं, बहुत सारी फैक्टर्स मिला के इंसोम्निया आती है। तो ये सारा जानना बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक है। और होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कॉफिया है, नक्सोमिका है, इग्नेशिया है, बहुत सारी हमारी दवाइयाँ, रेंज ऑफ मेडिसिन है। टोटल होम्योपैथी में लगातार बोलेंगे तो 3000 दवाइयाँ हैं, उसमें से 500 करीब दवाइयाँ जो नींद के लिए भी काम करेगी, लेकिन लक्षण अनुसार। तो उनको वहाँ पर जाना चाहिए। कोई भी विशेषज्ञ के पास जाएं और उनका अपना पूरा बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों शुरू हुआ, फिर हम अपनी दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं, साथ में काउंसलिंग कर सकते हैं, साथ में और कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये जो सारी हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख के ऐड करने के बाद जब हम रेगुलर उनको रूटीन मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद वो जो दवाई खा रहे हैं, जो भी आपने अभी बोला है, धीरे धीरे टैपर किया जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, वी गेट विड्रॉल सिम्टम्स, सर भी बताएंगे। जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं अगर सडनली बंद करेंगे तो उसका बुरा असर भी होता है। तो इस फोरम में यही कहना चाहूँगी, उनको जरूर कहीं पर जाके दिखाना चाहिए। जैसे हाँ, जरूर जहाँ पर भी वो हैं, जिस जगह से भी बात कर रहे हैं, झारखंड से, जी झारखंड से, तो वहाँ पर भी जाके किसी भी विषय को दिखाएं पहले। ठीक है डॉक्टर खिलनानी, अगला जो सवाल है वो देव गौर ने पूछा है हिमाचल प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि रात में सोने के बाद कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जाग कर बाहर पेशाब कर रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैं बिस्तर पर ही यूरिन पास कर चुका हूँ। ये समस्या महीने में 2-4 बार होती है और नींद के दौरान मुझे ऐसा भ्रम होता है और मेरी नींद टूटती है। ये क्या है? नहीं देखिए, इसको तो एन्यूरेसिस कहते हैं। अच्छा। कि रात को बिस्तर में पेशाब करना बच्चों में तो नॉर्मल होता है, लेकिन बड़ों में होता है तो इनको एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। कि मैं उसका दवाइयों के बारे में बता दूं। बिल्कुल, जो विड्रॉल की बात थी, जो लोग लंबे समय से एक दवा पर कहीं ना कहीं आश्रित हो गए, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो नींद जो है ना, ये ईश्वर की देन है। बिल्कुल, ये नियामत है जिसको हमने बिगाड़ रखा, हमारे अपनी दिनचर्या ने, हमारी लाइफस्टाइल ने उसको बिगाड़ रखा है। तो मैं आपके ज़रिए कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ स्लीप हाइजीन के बारे में, और उस वजह उसकी स्ट्रेंथ पे आप दवाई को कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक रोग नहीं है, फिर भी आपकी नींद, आप अच्छी नींद करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात कि आपको दिन में लंबा नहीं सोना है। जो लोग 2-3 घंटे दिन में सो जाते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या में होता है, तो फिर रात को कभी भी आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, शाम को 5 या 6 बजे के बाद आप चाय, कॉफ़ी, कोक या चॉकलेट, इस तरह की चीज़ का सेवन अवॉइड करें। रात का जो खाना है वो आपका जो स्लीप टाइम है उससे करीब 3 घंटे पहले मॉडरेट या लाइट खाना खाएं, हैवी खाना नहीं खाएं। उसके बाद अगर आप स्मोकिंग, किसी को भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं तो सोने के टाइम से 2 घंटे पहले तक के बीच में स्मोकिंग ना करें, क्योंकि वो आपके नींद को डिस्टर्ब करेगी। सोने से पहले 1 घंटा पहले किसी तरह का स्क्रीन ना देखें, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो। पढ़ सकते हैं। सोने से पहले आप, अगर आपको सच में नींद की आने की प्रॉब्लम है तो आप सोने से पहले कुछ दूध या फ्रूट कुछ खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी हुई है। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप नहा लें थोड़ा गर्म पानी से। अगर नहाएंगे तो आपको शरीर का टेम्परेचर ऐसा हो जाता है, आपको इमीडिएटली नींद आ जाएगी। कई लोग शराब का सेवन करते हैं इसलिए कि उससे नींद आ जाती है, लेकिन आपके ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ
कि जो शराब होती है उससे नींद इमीडिएटली आ जाती है, तो आपको लगता है कि आपकी नींद आ गई, लेकिन 3-4 घंटे बाद आपकी एक्चुअली स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक मिथ्या है कि शराब से अच्छी नींद आती है, शराब से नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए ये सोच के शराब नहीं पीनी चाहिए, और शराब का असर 3-4 घंटे रहता है। तो अगर आप जैसे फ्रेंच लोग पीते हैं ना कि शाम को वाइन पीते हैं और खाना खा लेते हैं, तो वो असर नहीं करेगी। अगर सोने से पहले आप शराब पीते हैं तो वो आपको नुकसान करेगी। फिर भी कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होता जिसकी कभी नींद ना उड़े, सबको हमेशा नींद नहीं आती। तो अगर आपको 15-20 मिनट तक नींद नहीं आ रही है किसी वजह से भी, तो फिर क्या होता है कि एंग्जाइटी हो जाती है, अरे मेरे को नींद नहीं आ रही, अब क्या करूं, अब क्या करूं। आजकल कॉमन ये है कि नींद नहीं आ रही तो उठे, फट से मोबाइल उठाया और देखा कोई मैसेज तो नहीं आया, उसका ज़रा जवाब दे दूँ। वो सबसे गलत बात है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी नींद कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। आप उठ के कुछ पढ़ सकते हैं या थोड़ा सा टहल लें, नींद आपकी कहीं नहीं जा रही, वापस सोएंगे नींद आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि आपको बीच में खुल जाती है नींद और उसके बाद आती नहीं है। फिर वही कहूँगा कि उठ के ये नहीं करें कि आपने अपने लैपटॉप खोला और काम शुरू करना ना, आप उठ के कुछ पढ़ लें या थोड़ा सा स्ट्रोल लेके या कुछ खा के फिर सो जाएं, आपको नींद नहीं आएगी। अगर इसके बावजूद भी आपकी नींद इनकम्प्लीट है और 4-5 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है फिर और नहीं आती है, तो फिर आपको दवाइयों की मदद लेनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि दुनिया की हर दवाई जो नींद को हेल्प करती है वो हैबिट फॉर्मिंग होती है, इसलिए अक्सर जो दवाई है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर 2 हफ्ते ज़्यादा आपको नींद की आने के लिए दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ज़रूर विचार करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 15-15 साल से बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ होती हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं वो ले रहे हैं, बस उसके बिना फिर उनको नींद नहीं आती, जैसे कि आपने इन्होंने बताया। तो इसका निजात पाने का तरीका यही है कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से। कुछ दिन हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो। एक लास्ट बात ये कि कई लोग 10 बजे रात को सोचते हैं कि अब मैं जाता हूँ जिम में और खूब एक्सरसाइज करके आता हूँ। ये यंगस्टर्स बहुत लोग करते हैं। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम एड्रेनलिन बहुत सिक्रेट होती है, वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो शाम को करें, स्लीपिंग टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करें। ये सब करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको एक बहुत अच्छी नींद आए, और आपको अच्छी नींद आएगी तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, आपका लाइफ भी अच्छी चलेगी। और जैसे कई लोग होते हैं उनके सारा थॉट प्रोसेस रात में ही शुरू होता है क्योंकि उनको लगता है अब एकांत में है, इसीलिए जब डिप्रेशन की बात होती है, स्ट्रेस की बात होती है या ओवर थिंकिंग की बात होती है, वो भी सारा थॉट प्रोसेस डॉक्टर रात में ही चलता है। तो वो खिड़की को कैसे बंद किया जाए सोने से पहले? वो बहुत अच्छा प्रीति आपने बात कही है कि आदमी ये एक मेंटल प्रॉब्लम है कि आदमी जो है ना सोचता है कि सारी ज़िंदगी सारी दुनिया मेरे सर पे ही है। आपको जो स्पिरिचुअल मेडिसिन होती है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट नेसेसरीली लैक ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। वो स्पिरिचुअल हटा दिया। लेकिन मेरे हिसाब से कि आपको रात को जब सोते हैं तो ये ईश्वर को सोच के कि बाकी सब प्रॉब्लम ईश्वर की है तभी आप सोच सकते हैं। अगर आप सोचते ही रहेंगे, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात पूछती है कि आदमी सोचता ही रहता है कि भाई सारी मुसीबतें मेरे ऊपर हैं, सारे रिश्तेदारों की, सारे दोस्तों की, हर कोई मेरा नुकसान कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। इससे काम नहीं चलता। इसीलिए जो आदमी जो पूजा आराधना करते हैं, मैं नहीं कहता कि वो करो आप, हर एक का अपना अपना वो होता है कि जब तक आपको समर्पण नहीं होगा और जब तक आप भगवान के नाम पर सोचोगे कि सारी आराम से चिंता मुक्त होंगे, तभी आपको नींद अच्छी आएगी। बिल्कुल। और इसे लेकर जैसा आपने भी पहले जिक्र किया था योग का, ध्यान का,
डॉक्टर मीरा, आप भी क्या स्लीप हाइजीन पे और बातें जोड़ना चाहेंगी? फिर उसके बाद एक सवाल है जो मैं चाहूँगी उसका जवाब आप दें। प्रीति, इसमें मैं कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि स्पिरिचुअली भी इंसान को समर्पित होना है, तो इसमें कोई इष्ट देव हो या देवी देवता हो, ये हो तो और अच्छा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई स्लीप हाइजीन रिलेटेड एक सूदिंग कोई म्यूज़िक लगा दें, सूदिंग म्यूज़िक मैं कह रही हूँ, ऐसे वो जाज या वो वाला म्यूज़िक नहीं जिस पर आजकल के बच्चे थिरकते हैं, वो वाला नहीं, तबला भी नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी अगर सितार या कोई ऐसे टिपिकल राग है उसके रिलेट, जैसे अभी हमारे यहाँ एक पूरी धनश्री राग पे काम हो रहा है कि उसका स्लीप पर कितना इफ़ेक्ट है, तो ऐसा कोई ऐसा म्यूज़िक लगा दें या कोई नॉवेल पढ़ने से नींद आती है। स्क्रीन टाइम कम करें। एक्सरसाइज जो अभी बताया तो उस पर भी हमारे यहाँ एक वर्क हुआ है कि दिन में जिसने अच्छी एक्सरसाइज की, वाइज वर्सा है, अच्छी नींद हुई तो अच्छी एक्सरसाइज होगी, दिन में एक्टिविटी अच्छी होगी, और थ्रू आउट द डे अगर हम एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें तो नींद अच्छी आती है। इसके अलावा कुछ टिपिकल आसन है, प्राणायाम है, योग निद्रा है। योग निद्रा पे न सिर्फ आयुर्वेद में काम हुआ है परंतु एम्स में भी योग निद्रा के ऊपर रिसर्च हुई है। तो ये योग निद्रा है, स्मॉल नैप्स दिए जाते हैं इन बिटवीन, जो कि एक गाइडेड मेडिटेशन ही है, जिसमें ऑटो सजेशंस दिए जाते हैं शुरुआत में, फिर अपने आप काउंसिल होते होते पेशेंट खुद वो कर सकता है। तो ये सारा अगर हम शामिल करते हैं और पर्सनलाइज पार्टिसिपेशन जब पेशेंट का खुद का होता है तो दवाइयाँ हम धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, पर विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उसके सुपरविजन के अंडर ही ये हो सकता है। ठीक है। और आयुर्वेद की कोई भी दवाइयाँ हैबिट फॉर्मिंग है ऐसा अब तक हमें मिला नहीं है। ठीक है, एक सवाल है, मैं चाहूँगी आप उसका जवाब दें। रमन ने उत्तराखंड से पूछा है, ये कह रहे हैं मैं अनिद्रा और डीवीटी से परेशान हूँ। डीवीटी का इलाज हुआ लेकिन अब सोने की गोलियां ले रहा हूँ जिससे 8 घंटे सोता हूँ, लेकिन दिन में थकान और लार आती है। डॉक्टर ने 20 दिन तक लेने के लिए कहा पर बिना गोली मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसी आयुर्वेदिक दवा बताएं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। आयुर्वेद की दवाई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा ऐसा अभी हम नहीं कह पाएंगे। उस मरीज़ को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, और अभी हम दवाई का नाम टीवी शो के थ्रू नहीं बोल सकते हैं। उनको हॉस्पिटल में या किसी दवाखाने में जाके प्रॉपर इलाज, डीवीटीज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो हालांकि नींद से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे हर चीज़ नींद से रिलेट हो जाती है जब बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसको पेन हो रहा है। तो अगर वो डीवीटी के कारण, पेन के कारण नहीं सो रहा है तो वो नींद की दवाई ना लेते हुए इसकी दवाई पहले करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये ठीक हो गया और नींद की दवाइयों की आदत सी हो गई है तो धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए विथ काउंसलिंग और प्रॉपर स्लीप हाइजीन। नींद को वो तवज्जो दे अपनी दिनचर्या में, रूटीन का पार्ट समझे, और उसके लिए अगर उसका विल पावर अच्छा है, वो खुद चाहता है, तो इस दवाई से वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि ये सारी दवाइयाँ सेडेटिव्स होती है, इसलिए उसको दिन भर इतनी नींद लेने के बावजूद दिन भर उसको लेथार्जी फील होता है, फिर आलस्य होता है, नींद ही आ रही है ऐसा, उसको हाइपरसोमनेलेंस कहते हैं, नार्कोलेप्सी। तो रात को नींद हो गई है ऐसा उसको लगता है, दवाई से हो रही है, दिन भर भी उसको वही सेडेशन में रहता है वो। ठीक है, अब अगला सवाल हम लेंगे। राधे श्याम ने पंजाब से पूछा है ये, डॉक्टर रोजा, ये कह रहे हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती, सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है और कई साल से मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ, लेकिन अब तक कोई उपाय मेरे काम नहीं आया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अभी इन्होंने अपनी तो प्रॉब्लम बता दी, लेकिन इनका वर्क प्रोफाइल क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। क्या वो शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर मीरा ने भी बताया शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, तो उसमें भी सर्काडियन रिदम में इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नींद इज़ नॉट अ वन थिंग, इट इज़ अ होलिस्टिक थिंग, कि उसको खाली देख के हम नहीं बता सकते कि उसको क्या करना चाहिए। पहले वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए,
होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, जो भी उनके नियर अबाउट है और जिनको पास जाने का उनको मन है उनके पास ज़रूर जाएं, उनका अपना बीमारी अपना जो भी रीज़न से बताएं। सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए इसमें। बाकी जो कहा जाता है, पूर्वजों ने भी कहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये सारी जो दिनचर्या है वो हैबिट्स, हमें अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर लेनी चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन कह लीजिए, वो सारी चीज़ें होल पर्सपेक्टिव्स में हमें देखना है। बाकी यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि आप क्या करेंगे, इट्स बेटर टू गो टू अ डॉक्टर। ठीक है। और जैसे अभी दोनों डॉक्टर्स ने स्लीप हाइजीन को लेकर बताया है, उन नियमों को लेकर बात की है जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बोले अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दिस इज वेरी कॉमन प्रोवर्ब। और ये भी धीरे धीरे हैबिट बनानी पड़ेगी, right. क्योंकि जो हैबिट बिगड़ी है डॉक्टर किलनानी, जैसे बोला वो भी जाता धीरे है, धीरे करके ही बिगड़ती इनकी है। बात का अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो सर्केडियन रिदम की प्रॉब्लम जो है ना, जो मैंने शुरू में बोला कि इनको अगर ये मान सकते हैं मेरी बात, तो अपने उठने का टाइम फिक्स कर लें, 6 बजे 7 बजे जो भी उनको सूट करता हो। कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, नींद कहीं नहीं जाएगी। दूसरा, कुछ शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, मैं इस पे जैसे मेलेटोनिन क्या होता है, मेलेटोनिन होता है जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है जब अंधेरा होता है। तो अमेरिका में मेलेटोनिन ओवर द काउंटर होती है, मतलब आप जाओ यू कैन आस्क फॉर मेलेटोनिन, जिसको जेट लैग होता है वो लेता है। वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, वो नींद को इंड्यूस करती है। मैं नहीं कहता कि वो दवाई लें, डॉक्टर की सलाह से लें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको सुबह उठने का टाइम मुकर्रर करना पड़ेगा, और कुछ दिन की सफरिंग होगी उनको, फिर उनको नींद समय पे आना शुरू हो जाएगी। यही इनकी समस्या का समाधान है। बिल्कुल, यानी हैबिट बनानी होगी। जो हम हाँ बताइए। कहीं पर पढ़ा था भी और लिटरेचर में भी सर भी राजी होंगे, एक फॉर्मूला है 10-3-2-1-0। 10 घंटा पहले आप कैफीन्स ना लें, 3 घंटा पहले आप फूड और अल्कोहल बंद करें, 2 घंटा पहले आप जो भी वर्क स्ट्रेस है उसको मतलब वर्क ना करें, 1 घंटा पहले स्क्रीन को अवॉइड करें। ये एक सिस्टमेटिक वे में हम फॉलो करते हैं, वो भी अब बहुत असरदार और कारगर है। क्योंकि खाली दवाई इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, आपका लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। विल पावर सबसे ज़्यादा, कि ये करना ही करना है फॉलो, तभी होगा। बिल्कुल। जब कम से कम उठने का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, उठने का टाइम तो फिक्स कर दो। वो अपने विल पावर से 6 बजे उठना है तो वो उठना ही है। फिर नींद धीरे 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 वो पूरी जो क्लॉक है वो स्लोली चेंज हो जाएगी। जो फिर आपको रात में जल्दी भी नींद आएगी और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे क्लॉक ठीक होगा। तो कहीं एक सिरा पकड़ ले उठने का, फिर सोने का सिरा अपने आप ठीक होता है। ठीक है। मैं चाह रही थी जो इफ़ेक्ट्स की बात हम करें, अगर जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, वो कितने गंभीर हो सकते हैं? नहीं, बहुत गंभीर होते हैं। जो स्लीप डिप्रिवेशन होता है उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट तो मैं बोल चुका हूँ, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, क्रॉनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको कहते हैं, कि आदमी हमेशा एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हो, उसको क्रॉनिक फटीग होता है कि दिन भर में उसकी एक्टिविटी लेवल कम होता है, उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल होती है, कॉग्निटिव जिसको जो फंक्शन कहते हैं, तो वो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि लोगों को शराब पिलाई गई और लोगों को स्लीप डिप्राइव किया गया और उनको एक्सरसाइज दी गई, मेंटल एक्सरसाइज, तो उनकी जो मेंटल एक्सरसाइज कैपेसिटी जो स्लीप डिप्राइवेशन की इतनी उनके बराबर थी जिनको कि शराब पिलाई गई थी। तो इस तरह से ये तो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स हैं कि आपको दिन में जो है ना बैठे बैठे नींद आ जाती है, आपका काम करने में जी नहीं करता, आपका इनिशिएट कोई जो है ना, और आपका सोशली यू बिकम सॉर्ट ऑफ अनफिट। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, जो लोग कम सोते हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। और रात को आपने देखा होगा जब आदमी नहीं सोता है तो आज ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खा लिया, ये खा लिया, तो बच्चों में इस वजह से ओबेसिटी, और बड़ों में भी, जिन लोगों को भी डिप्रेशन होता है, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, दे टेंड टू बी ओबीज, वो बहुत ज़्यादा फिर खाना खाते हैं, उनके मोटापा हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, बिसाइड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, डिमेंशिया, जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन जिसको एल्जाइमर्स डिजीज़, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है,
वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये स्टडीज़ से प्रूव हो चुका है कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग है या सेंट्रल स्लीप एपनियाज हैं तो कॉग्निटिव डिसफंक्शन बहुत होते हैं। तो डायबिटीज़, स्ट्रोक्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स और डिमेंशिया और कैंसर्स, ये भी एक इस पर भी बड़ा लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हो रही है कि जब स्लीप अगर कम होगी तो कैंसर्स भी ज़्यादा होती है। और ओवरऑल जो इम्यूनिटी होती है, जो मैंने शुरू में बोला कि जो हमारी नींद है उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अफेक्ट होती है। अगर आपकी नींद कम होगी तो आपकी इम्यूनिटी भी कमी होगी, तो इन्फेक्शन रेट भी उससे ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो ये सब समझना है हमें। जी, एक और सवाल शामिल करेंगे डॉक्टर मीरा, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दें। ये क्या रोहित बोहरा का सवाल है मुंबई से, और रोहित कह रहे हैं कि मेरी नींद रात में अचानक खुल जाती है, मुझे दोबारा सोने में बहुत परेशानी होती है, साथ ही मुझे कब्ज़ की समस्या भी रहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये भी आम तौर पे हमें मिलते हैं लोग ऐसे जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या वो डाइजेशन की ही समस्या है, या हो सकता है उनको कॉन्स्टिपेशन की पहले दवाई लेके देखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ भी हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है बहुत बार, तो ज़्यादा फाइबरस थिंग अपने डाइट में शामिल करें, सलाद है, फ्रूट्स है, ज़्यादा पानी पिएं, सेल्यूलोज वाली चीज़ें ज़्यादा लें, कच्ची चीज़ें लें, रॉ फूड बिना पकाया हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक होने से भी नींद ठीक हो जाए, या अगर उनको बीच बीच में नींद टूट रही है तो अगेन उनको वापस वो साइकिल में जो NREM और REM नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट वाली साइकिल बार बार एक शॉट रिपीट होते रहता है, तो वो नींद में वापस जाने के लिए हो सकता है अगेन उनको फिर से कुछ अपने आप को समझाना या मेडिटेशन करना। उस वक्त जो गैप है जब नींद नहीं आ रही है, तब लाइट ऑन करके कुछ तुरंत फ़ोन देखना, टीवी देखना या कुछ पढ़ते रहना वो समाधान नहीं हो सकता। लेकिन आप मन ही मन कोई मंत्र का जाप करें, कोई म्यूज़िक सुने, या फिर नींद आने के लिए अपने आप को समझाएं, तो यही मुझे लगता है धीरे धीरे। और वो जब पहली बार रात को सोते हैं उसी वक्त जैसे नहा के भी उसको नींद अगर अच्छी आ सकती है, या हेड मसाज ले लें, अच्छा सा प्रॉपर ऑयल मसाज लें या फुट मसाज लें, तो क्या पता बीच बीच में जो उनकी नींद टूट रही है वो ना टूटे। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है, एंड व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ द रूटीन, इसको आप जब लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तब इसकी इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म बनी रहती है। ये हमेशा करना, ऐसा नहीं कि आज हो गया तो आज ही असर दिखे, थोड़ा सा सब्र रखना होगा और उसको हैबिट बनानी होगी, आदत बनानी होगी, और आज असर हो गया तो भी छोड़ना नहीं। बिल्कुल, इट इज़ जैसे रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ये रोज बहुत ज़रूरी है नींद आना। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, हम इस पे चर्चा बहुत लंबी जारी रख सकते हैं। हम आगे हम कोशिश भी करेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर्स पे हम अलग अलग बात भी करें, लेकिन जाते जाते डॉक्टर रोजा आपकी तरफ से क्या संदेश होगा जो नींद से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं? हमारी लाइफस्टाइल को अच्छी बनानी पड़ेगी, हैबिट्स, गुड हैबिट्स अपने अंदर लानी पड़ेगी। जैसे गाइडेड मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आजकल की भागम भाग ज़िंदगी में ये आम बात है। और अवेयरनेस, एजुकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप हाइजीन, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप, ये प्रत्येक व्यक्ति स्कूल गोइंग चाइल्ड से लेके बुढ़ापे तक सबके पास ये मैसेज जाना चाहिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर स्लीप ठीक नहीं होता, इट ब्रिंग्स सब क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉडी विच लेड्स टू लॉन्ग टर्म क्लिनिकल कंडीशंस, डायबिटीज़ हो गया, CVD हो गया, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन सबको सिस्टमैटिकली करने के लिए हमारे जो अर्लियर फोर फादर्स ने हमें सिखाया है, हम उन सबको दोबारा अमल में लाएं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, फिजिकल एक्टिविटी करना। बिकॉज मोबाइल, रील्स ये सब देखते देखते हम क्या करते हैं, वी बिकम सीडेंट्री। तो ये सीडेंट्री से
एक्टिव हैबिट्स जब हम लाएंगे, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ चेंज, गुड चेंज विल कम टू यू। आप क्या कहेंगे डॉक्टर खिलानी जाते जाते? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्लीप मेडिसिन इज इवॉल्व्ड, बहुत इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो एलोपैथिक आयुर्वेदिक, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको स्लीप की समस्या है तो उस पर डोंट स्लीप ओवर इट, क्योंकि अगर आपको खर्राटे बहुत तेज़ आते हैं या सुबह उठ के आपको ग्रॉगी लगता है या दिन में बार बार नींद आ जाती है और आप ओवरवेट हैं, और 66% लोग ओवरवेट होते हैं लेकिन नॉर्मल वेट वालों को भी होती है, तो उसका निदान यानी डायग्नोसिस संभव है। आजकल जो हमने बात नहीं करी उसकी बस एक कुछ सेकंड की बात करूँगा। एक स्लीप स्टडी कहते हैं जिसको, पॉलीसोमनोग्राफी होती है, वो सारी रात उसमें नींद की क्वालिटी, हवा का प्रवाह, मसल्स की एक्टिविटी, आँखों की मूवमेंट, ECG, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, सब कुछ मेजर होता है और उसमें सारा भेद आपका खुल जाता है कि आपकी नींद नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या सेंट्रल स्लीप एपनिया है। उस वजह से उसका इलाज संभव है। हर चीज़ का इलाज होता है। ऐसा नहीं कि दवाइयाँ बिल्कुल बिना काम के होती हैं, दवाइयों का यूटिलाइजेशन होना है, लेकिन उसको आदत ना बनाए। डॉक्टर जितने दिनों की सलाह, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, अनफॉर्चुनेटली आजकल इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ मिल जाती हैं और लोग सालों तक खाते रहते हैं। वो ना करें, सलाह से अपना इलाज करें और कोशिश करें कि नेचुरल वेज में अपनी स्लीप को रेगुलेट करें। लेकिन अगर आपकी स्लीप इनकम्प्लीट है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लें और उसका पूरी तरह से इलाज कराएं। है, मुमकिन है, बिल्कुल। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी नींद से जुड़े किसी विकार से, किसी समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो आज यहाँ जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है, डॉक्टर्स ने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें आप अपनाएंगे और ये जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और बेहतर नींद हर रोज़ आप सो पाएंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक की बात करें तो अगले अंक में हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल की। इस समस्या से लंबे समय से माना जाता था कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन हाल के समय में हमने देखा है चिंताजनक रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। युवा आबादी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता ट्रेंड देखा जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ और मोटापे का भी कहीं ना कहीं कारण है और इसके कोई लक्षण नहीं होते और समय पर अगर इसे ना देखा जाए, समझा ना जाए, इसका इलाज ना किया जाए तो फिर हमने देखा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण भी ये बन सकता है। तो इसीलिए बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को लेकर। अगले अंक में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।